हुई। सबकी नजरों के सामने फैंग फैमिली के हेड यानी मेरे पापा ने बाई निंगमिंग का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे हॉल के बीच में लाए और उसे मेरे पास लाकर खड़ा कर दिया। शुरुआत की रस्में नॉर्मल तरीके से पूरी होने के बाद जल्दी ही रिंग एक्सचेंज करने का टाइम आ गया। बाई निंगमिंग ने रिंग उठाई और मुझे पहनाने ही वाली थी कि अचानक स्टेज के नीचे से बवाल होने की आवाज आई। मैंने आवाज की तरफ देखा और एक ही झलक में लियू रुयान को पहचान लिया। वो किसी पागल की तरह अपने सामने खड़े लोगों को धक्का दे रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और वो सीधा स्टेज की तरफ घूर रही थी। उसका पूरा चेहरा गुस्से और नफरत से इतना बिगड़ चुका था कि उसकी असली शक्ल पहचान में ही नहीं आ रही थी। उसकी कुछ सहेलियां भी उसके पीछे पीछे लड़ने के लिए आ रही थीं और जोर जोर से मेरा नाम चिल्ला रही थीं। इस अचानक हुए कलेश ने वहां बैठे सारे मेहमानों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सब लोग अजीब नजरों से कभी स्टेज पर तो कभी नीचे देख रहे थे। चारों तरफ से आने वाली इन बुरी और सवाल भरी नजरों के बीच मैं एकदम शांत था। मैंने अपना सिर घुमाकर बाई निंगमिंग को देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और कंफ्यूजन साफ दिख रहा था। मैंने जल्दी से उसे 2 लाइन में समझाया, ये शंघाई के मेरे कुछ दोस्त हैं। क्या हम शादी की रस्में थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं? मुझे बस कुछ मिनट दे दो ताकि मैं उन्हें समझा सकूं। बाई निंगमिंग ने थोड़ा हिचकिचाते हुए हाँ में सिर हिलाया। मैंने हाथ का इशारा करके सारे स्टाफ को रोकने को कहा। सिक्योरिटी गार्ड्स ने बवाल करने वाली इन लड़कियों को तब तक पकड़ लिया था और उन्हें बाहर घसीटने ही वाले थे, पर मेरा इशारा देकर वो रुक गए। शुरू से लेकर एंड तक लियू रुयान की नजरें सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर गड़ी हुई थी। 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं हुई। मुझे ग्रूम के कपड़ों में देकर और अपने सामने इतना शांत खड़ा देकर उसका अपने गुस्से पर से कंट्रोल पूरी तरह उड़ गया। उसने अपने दांत पीसते हुए मुझसे पूछा, तुमने तो कहा था कि तुम किसी दोस्त की शादी में आए हो, ये दोस्त तुम खुद ही हो? उसे इतना गुस्से में देकर मुझे थोड़ी हंसी आ गई। दरअसल जब कोई कहता है कि मेरा एक दोस्त है तो उसका मतलब वो खुद ही होता है ना। मेरी इन 2 बातों ने लियू रुयान को इतना गुस्सा दिला दिया कि वो बस हंसने ही वाली थी। उसने अपनी आंखें बंद की और जब वापस खोली तो उनमें गुस्से की आग जल रही थी। क्या इसी वजह से तुमने मुझसे छुपकर शादी कर ली? छुपकर क्या? फैंग और बाई फैमिली की शादी की न्यूज पिछले 1 महीने से इंटरनेट पर चल रही है। लियू रुयान, क्या तुम इंटरनेट यूज नहीं करती? लियू रुयान को जैसे अचानक कुछ याद आया और उसने झटके से अपना सिर घुमाकर मेरी बगल में खड़ी दुल्हन को देखा। बाई निंगमिंग का चेहरा उसकी बड़ी बहन बाई यूशेंग से काफी मिलता जुलता था, इसीलिए लियू रुयान ने उसे एक ही झलक में पहचान लिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके होठ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसके पूरे जिस्म पर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा था, अनबिलीवेबल। बाई निंगमिंग तुमसे शादी कर रही है तो फिर तुम असलियत में हो कौन? उसके पीछे खड़ी तांग जिंगरान और उसकी बाकी सहेलियों को भी अब ये बात समझ आई और उनके मुंह से शौक में आवाज निकल गई। फैंग युआन, तुम बीजिंग की फैन फैमिली से हो? मैं शांति से उनको देखता रहा और बहुत आराम से अपना इंट्रो दिया। अगर ठीक से कहूँ तो मैं बीजिंग के फैंग ग्रुप का अगला वारिस हूँ। मिस्टर फैंग जिंग युआन और मिसेस शैन मानकिंग का अकेला बेटा और बाई निंगमिंग का पति। क्या किसी को मेरी औकात और पैसे को लेकर और कोई सवाल है? मेरी इन भौकाली टाइटल्स ने उन सबको एकदम चुप करा दिया। ये सच है कि शंघाई में इन लड़कियों का थोड़ा रोब था, पर ये बीजिंग था, देश का कैपिटल। इनके छोटे मोटे कनेक्शंस और पैसे फैंग और बाई फैमिली के सामने कचरे के बराबर थे। पता नहीं कितनी देर तक सन्नाटा छाया रहा। तब जाकर लियू रुयान ने भारी आवाज में एक ऐसा सवाल पूछा जो उसके लिए बहुत जरूरी था। तुमने पहले कभी क्यों नहीं बताया? तुमने भी तो बहुत कुछ छुपाया ना, जैसे वो 28 साल उम्र वाला वादा। मेरी इन 2 बातों ने लियू रुयान का चेहरा एकदम सफेद कर दिया। वो फिर से छटपटाने लगी और घबरा कर लगातार एक्सप्लेन करने लगी। मैं ये सब समझा सकती हूँ, मैं जिनियन को कभी भूल नहीं पाई थी, पर इन 7 सालों में मैंने उसकी बात अभी आधी ही हुई थी कि अभी तक चुपचाप सब देख रही बाई निंगमिंग ने उसकी बात काट दी। उसने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, इनको बाहर ले जाओ। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत प्यार से मुझसे बोली, अभी पुरानी बातें करने का टाइम नहीं है। शादी खत्म होने के बाद हम तुम्हारी दोस्तों को अलग से खाने पर बुला लेंगे। मेहमानों को और वेट मत कराओ। बाई निंगमिंग बहुत समझदार और कैपेबल लड़की थी। शायद उसने इन कुछ मिनट्स में ही समझ लिया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने बात आगे बढ़ने से रोक दी। जब लियू रुयान अपने गैंग के साथ अंदर घुसी थी तभी मैं दिमाग में ये प्लान बना चुका था कि ये शादी कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि बाई फैमिली भी बीजिंग का एक बहुत बड़ा नाम थी, उनकी इज्जत थी। दूल्हे की एक्स गर्लफ्रेंड ने आकर शादी में बवाल मचा दिया। ये बेइज्जती वो कभी बर्दाश्त नहीं करते। अगर कलेश और बढ़ता तो शादी वही कैंसिल कर दी जाती। पर उन लोगों को घसीट कर बाहर जाते देख मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाई निंगमिंग इस क्रिटिकल टाइम पर इतना फास्ट और स्ट्रिक्ट डिसीजन लेगी। भले ही मैंने हाँ में सिर हिलाया, पर मेरे दिल में बहुत सारे डाउट्स थे। पर अभी सवाल पूछने का टाइम नहीं था। बाई निंगमिंग ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों वापस स्टेज के सेंटर में आ गए। हल्का हल्का पियानो म्यूजिक फिर से बजने लगा। पूरे हॉल की तालियों और बधाइयों के बीच
हम दोनों ने रिंग एक्सचेंज करने की रस्म पूरी की। जब दुल्हन ने अपने फूलों का गुलदस्ता पीछे फेंका तो आसमान से ढेर सारे फूल और रिबन गिरने लगे। दोपहर की चमकती धूप उसके छोटे और खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी। मैं पलटा और मैंने वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ गया। इस ग्रैंड शादी के खत्म होने के बाद मैं बहुत थक गया था। दिन में जो बवाल हुआ उसके बारे में सोचकर मुझे लगा कि अब टाइम आ गया है कि उसे सब कुछ साफ साफ बता दूं और एक ओपन डिस्कशन करूं। सोच समझकर मैंने बात शुरू की। आज जो कुछ भी हुआ, क्या उसके बारे में तुम कुछ पूछना चाहती हो? बाई निंगबिंग जो अपना चेहरा साफ कर रही थी, उसके हाथ रुक गए। उसने मुझे घूर कर देखा। अगर तुम बताना चाहते हो तो मैं पूछना चाहूंगी, अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मुझे कुछ नहीं पूछना। उसका ये बैलेंस्ड और सॉफ्ट एटीट्यूड देकर मैं थोड़ा शॉक रह गया। मुझे पहली बार लगा कि मैंने शायद किसी स्पेशल लड़की से शादी की है और मैं उसे ध्यान से घूरने लगा। शादी में इतना बड़ा बवाल हो गया, फिर भी उसने कोई कंप्लेन नहीं की। उसने अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल किया और मेरे राइट्स और फ्रीडम की इज्जत की। उसका ये बड़पन देकर मुझे सच में थोड़ी रिस्पेक्ट फील हुई और मैंने उससे 2 सवाल पूछे। क्या तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं है कि मेरा और उनका क्या रिलेशन था? क्या तुम्हें टेंशन नहीं है कि आज जो हुआ उसके पीछे और कितना कलेश हो सकता है? बाई निंगबिंग पास रखी एक सॉफ्ट चेयर पर बैठ गई। उसकी आंखों में एकदम शांति थी। क्यूरियोसिटी भी है, टेंशन भी है, पर वो जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हमारी शादी सेफली खत्म हो गई। तुम मेरे पति बन गए और हम दोनों आगे चलकर बहुत सारे दिन एक साथ जिएंगे। और पुरानी बातों का क्या है? अगर तुम शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, अगर नहीं बताना चाहोगे तो मैं समझ सकती हूँ। सब कुछ ऑलरेडी पास्ट हो चुका है। जो चीज ठीक नहीं हो सकती उसके पीछे पड़ने का क्या फायदा? एक सेकेंड के लिए मुझे फील हुआ कि लोगों की सोच में कितना फर्क हो सकता है और बाई निंगबिंग के लिए मेरी रिस्पेक्ट और बढ़ गई। शायद उसकी बातों ने मुझे थोड़ा इन्फ्लुएंस किया और अब मेरा भी कुछ छुपाने का मन नहीं था, तो मैंने सब क्लियर कर दिया। शादी में आने वाली वो लड़कियां मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी सहेलियां थीं। हम 7 साल तक रिलेशन में थे और मैं उससे शादी करना चाहता था, पर उसके दिल में हमेशा से कोई और था। जब मुझे पता चला तो मैंने डिसाइड किया कि ब्रेकअप करके वापस बीजिंग चला जाऊंगा और मॉम डैड तो पहले से ही शादी के लिए प्रेशर डाल रहे थे, तो मैंने हाँ बोल दिया। कल ही हमारा ऑफिशियल ब्रेकअप हुआ है। उसे पता नहीं था कि मैं फैंग फैमिली से हूँ, इसलिए वो बवाल करने आ गई। मेरी बातें सुनते सुनते बाई निंगबिंग के चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आया। कल ब्रेकअप किया और आज शादी कर ली, क्या ये थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? शायद थोड़ी जल्दबाजी है, पर ये हमारी सिर्फ एक बिजनेस मैरिज है ना। बाहर वालों के सामने एक ठीक ठाक पति पत्नी की एक्टिंग करनी है, बस उतना ही बहुत है ना। जब मैं ये बोल रहा था तो मेरे चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे मैं कोई सबसे नॉर्मल बात कह रहा हूँ। ये देखकर बाई निंगबिंग की हंसी और गहरी हो गई। क्या तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि जिस लड़की से तुम शादी कर रहे हो वो कैसी है? ज्यादा परवाह नहीं है, मैं बस जल्दी से फैंग ग्रुप का बिजनेस संभालना चाहता हूँ। बाई निंगबिंग का दिल झटके से धड़का। उसने मुझे बहुत देर तक देखा और फिर हल्के से सिर हिलाया। तो शादी के बाद शायद हमारी आपस में ठीक ठाक जम जाएगी। उधर पब्लिक के सामने सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा 100 मीटर तक घसीटे जाने वाली बेइज्जती लियू रुयान ने अपनी पूरी लाइफ में नहीं सही थी। उसकी बाकी दोस्तों की हालत भी उससे कुछ ठीक नहीं थी। उन लोगों को रिसोर्ट के मेन गेट के पास फेंक दिया गया था। दसियों सिक्योरिटी गार्ड्स के डंडे देकर उनके अंदर गुस्सा तो था, पर उनकी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और सामने सीढ़ियों के नीचे सैकड़ों रिपोर्टर्स थे जो अपने हैवी कैमरास उठाए खड़े थे, जो इस ग्रैंड शादी को कवर न कर पाने की वजह से परेशान थे। कुछ तेज नजर वाले रिपोर्टर्स ने लियू रुयान को एक ही झलक में पहचान लिया और वो जल्दी से आगे भागकर इंटरव्यू लेने लगे। मिस लियू, क्या आप भी बाई फैमिली की 3rd डॉटर और फैंग युआन की शादी में एज अ गेस्ट आई थी? आपकी हालत थोड़ी खराब लग रही है, अंदर क्या हुआ? एक ने आगे बढ़कर पूछा तो बाकी रिपोर्टर्स भी इंटरव्यू लेने और फोटोज खींचने के लिए भिड़ गए। लियू रुयान का मूड पहले से ही नर्क जैसा था और अब ऊपर से लोगों ने उसकी ऐसी बर्बाद फोटोज खींच ली थी। उसका दिमाग खराब हो गया। उसने आगे खड़े रिपोर्टर को जोर से धक्का दिया, ढेर सारे कैमरास जमीन पर पटक कर तोड़ दिए और अपने गैंग के साथ एटीट्यूड में वहां से निकल गई। उसी रात लियू रुयान का रिपोर्टर्स को मारने पीटने वाला कलेश एंटरटेनमेंट न्यूज की टॉप हेडलाइन बन गया। लियू ग्रुप की इज्जत एक ही रात में जमीन पर आकर गिर गई। हर जगह से उनके खिलाफ फेक न्यूज और गालियां आने लगी। लियू फैमिली ने बहुत पैसे खर्च किए, पर वो इस नेगेटिव आग को नहीं रोक पाए। सॉन्ग जिनियन का जब फोन आया तब उसमें खुद को होटल के रूम में लॉक कर रखा था और दारू पीकर टल्ली थी। मैंने न्यूज में देखा कि बाई फैमिली के साथ जिसकी शादी हुई है वो फैंग युआन है। वो बीजिंग की फैंग फैमिली का है। हाँ, तो क्या हुआ? ये फिक्स आंसर सुनने के बाद सॉन्ग जिनियन की आवाज में एक अलग ही खुशी थी। अभी युवेई ने मुझे बताया कि लियू, सॉन्ग, तांग और जिया, इन चारों फैमिलीज का जो ज्वाइंट प्रोजेक्ट था उसका ड्राफ्ट बन चुका है। सुना है कि इस प्रोजेक्ट को पास करने की आखिरी पावर बीजिंग वालों के हाथ में है। अब क्योंकि तुमने उसके साथ इतने सालों तक प्यार किया है, तो क्या उससे मदद मांगने का कोई रास्ता निकल सकता है ताकि ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ लग जाए? लियू रुयान का दिमाग भले ही दारू से खराब था, पर उसके अंदर थोड़ा कॉमन सेंस अभी भी बचा था। उसने एक ठंडी हंसी हंसी
और उसकी आवाज में दुख और नाउमीदी साफ दिख रही थी। उससे मदद मांगू? उसने ऑलरेडी बाई निंगबिंग से शादी कर ली है। तो क्या हुआ? तुम दोनों 7 साल तक साथ है ना? अब अगर ब्रेकअप हो भी गया है तो पुराना रिश्ता थोड़ी ना भूल जाएगा वो। एक बार ट्राई करके तो देखो। तुम्हारे पापा अंकल लियू ने भी अभी मुझे कॉल किया था, पूछ रहे थे कि तुम कहाँ हो। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। अगर तुमने ये प्रोजेक्ट सेट कर दिया तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और वो आज के कलेश को माफ कर देंगे। ये समझाने वाली बातें सुनकर लियू रुयान का दिल थोड़ा पिघल गया, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सीधा हाँ बोल दे। तो उसने कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, बातों को गोल गोल घुमाकर फोन काट दिया। वो किसी तरह बेड से उठी और बाथरूम में जाकर अपना चेहरा पानी से धोया। उसका आधा नशा उतर चुका था और दिमाग लाइन पर आ गया था। कुछ मिनट बाद तांग जिंगरान ने दरवाजा नॉक किया और अंदर आ गई और उसको पकड़कर इस प्रोजेक्ट के बारे में प्लानिंग करने लगी। वो सोफा पर टेक लगाकर बैठी थी, उसकी आंखें एकदम ठंडी थी और वो खिड़की के बाहर देख रही थी। उसके दिमाग में ढेर सारी बातें घूम रही थी। ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा खजाना था। बीजिंग, शंघाई और मकाऊ की बहुत सारी बड़ी पार्टियां इसे लूटना चाहती थीं। शंघाई की 4 बड़ी फैमिलीज ने आपस में हाथ इसीलिए मिलाया था ताकि वो इजीली इसे अपने कब्जे में ले सके। और उन्होंने जो इंटेलिजेंस निकाली थी उसके हिसाब से ऊपर से जो इस प्रोजेक्ट को संभाल रहा था वो 90% चांस थे कि फैंग जियू होंगी, मेरी सगी बुआ। अगर उनके थ्रू इस गेम में सेटिंग बन गई तो आधी मेहनत में पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। बहुत देर तक सोचने के बाद लियू रुयान ने आखिर का ट्राई करने का डिसीजन ले ही लिया। सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि उसके अंदर अपने खुद के स्वार्थ के लिए भी। वो एक और मौका ढूंढना चाहती थी मुझसे एक आखिरी बार मिलने का। शादी के अगले दिन लीगली हस्बैंड वाइफ बनने के बाद मैं सीधा फैंग ग्रुप के हेडक्वार्टर्स चला गया, जहां मुझे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दी गई ताकि मैं जल्दी इस सिस्टम को समझ सकूं। मेरे पापा ने अपने खुद के ट्रेन किए हुए कुछ खास सेक्रेटरीज और असिस्टेंट्स मेरे पास भेज दिए थे। मैंने पूरा दिन फाइल्स और रिपोर्ट्स देखी और आखिर का ग्रुप के अंदर का हाल ठीक से समझ गया। जब मेरा फोकस स्क्रीन से हटा तो मैंने देखा कि बाहर रात हो चुकी थी। रात के 8 बज गए थे। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ मेरे ऑफिस की लाइट ऑन थी। मैंने अपनी आंखें रगड़ी, अपना फोन उठाया और नीचे आ गया। जैसे ही मैं अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंचा मैंने देखा कि बाई निंगबिंग वहां खड़ी वेट कर रही थी। वो यहाँ क्यों आई है? मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने सीधा उसके पास जाकर पूछ लिया, आज तुम फ्री थी क्या? बाई निंगबिंग हल्के से हंसी। उसकी आवाज में एक मजबूरी थी। आज हमारी शादी का दूसरा दिन है। लॉजिक के हिसाब से देखे तो मुझे शादी की छुट्टी पर होना चाहिए। ये सुनते ही और सुबह सिविल रजिस्ट्री से निकलते वक्त जब मैंने ऑफिस आने की बात कही थी तब जो एक्सप्रेशन उसने बनाया था उसे याद करके मैं आखिरकार समझ गया कि उस अजीब एक्सप्रेशन का मतलब क्या था। मुझे थोड़ी शर्म आई तो मैंने 2 लाइन में सिचुएशन क्लियर की। पहली बार शादी कर रहा हूँ तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इन सब चीजों को मैं भूल गया था, पर ये मैरिज लीव, हनीमून, ये सब तो नॉर्मल पति पत्नी की टेंशन होती है ना। हमारी तो एक बिजनेस शादी है, इसमें सेलिब्रेशन की क्या जरूरत है? बाई निंगबिंग की आंखों में एक दुख साफ दिखा, पर उसने तुरंत अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और पैसेंजर सीट पर बैठ गई। अगर तुम बिजी हो तो सेलिब्रेशन जरूरी नहीं है, पर क्योंकि हमारी शादी हुई है तो इस बिजी बिजनेसमैन को अगर एक डिनर पर बुलाऊं तो मिस्टर फैंग मान तो जाएंगे ना। उसके बोलने के ढंग में एक हल्का सा मजाक था जिसे सुनकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। मैंने खुशी से हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी में बैठ गया। डिनर एक बहुत फेमस वेस्टर्न रेस्टोरेंट में था। हम दोनों थोड़ा लेट पहुंचे थे तो प्राइवेट रूम्स सब बुक हो चुके थे। मुझे भूख भी लगी थी और मैं अब किसी और नए कलेश में नहीं पड़ना चाहता था। तो बाई निंगबिंग से पूछने के बाद हम दोनों ने हॉल में एक कॉर्नर टेबल ले ली। मेन्यू आने के बाद बाई निंगबिंग ने सीधा वो मुझे थमा दिया और उस रेस्टोरेंट के कुछ स्पेशल डिशेस बताने लगी। उसकी एडवाइस के हिसाब से मैंने अपनी पसंद की 4-5 चीजें ऑर्डर कर दी और फिर मेन्यू उसके हाथ में पकड़ा दिया, पर बाई निंगबिंग ने कुछ ऑर्डर नहीं किया। मेरी यादों में पहली 2 बार जब हमने साथ खाना खाया था तो हम दोनों की चॉइस एक दूसरे से काफी अलग थी। तो जब उसने मेन्यू वापस किया मुझे टेंशन हुई कि कहीं ये उसके टेस्ट का ना हो। तो मैंने आराम से समझाते हुए कहा, सच में और कुछ ऑर्डर नहीं करना? मेरा टेस्ट थोड़ा अजीब हो सकता है, जरूरी नहीं कि तुम्हें ये खाना पसंद आए। बाई निंगबिंग ने हंसते हुए सिर हिलाया। उसकी आंखें मुझे देखते हुए चमक रही थी। क्योंकि अब हम पति पत्नी हैं तो आगे चलकर हमें रोज एक ही टेबल पर खाना खाना है। जो तुम्हें पसंद है मैं जरूर उसे ट्राई करना और उसे स्लोली एक्सेप्ट करना चाहूंगी। हमने सिर्फ शादी की है, एक दूसरे को अपना सब कुछ बेच थोड़ी ना दिया है। खाते टाइम सबको अपना फेवरेट खाना चूज करने का पूरा हक है। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ बोलना है तो बिंदास बोलो, हम हर प्रॉब्लम को आपस में डिस्कस करके सॉल्व कर लेंगे। मेरी इस बात को सुनकर बाई निंगबिंग एकदम शॉक रह गई। उसने अपनी आंखें झुकाई और उसकी आवाज में एक हल्की सी खुशी झलक रही थी। क्या हर प्रॉब्लम को डिस्कस किया जा सकता है? मैंने एकदम ईमानदारी से हाँ में सिर हिलाया। तो क्या हनीमून कैंसिल ना करने पर भी डिस्कशन हो सकती है? उसका इस तरह इतना सीरियस फेस बनाकर पूछते देखकर मुझे लगा वो कोई बड़ी डिमांड करेगी, पर उसके मुंह से जो शब्द निकला वो हनीमून था। उस वक्त मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था। तुम्हें सच में हनीमून पर जाने का इतना मन है? बाई निंगबिंग मुझे शांति से देख रही थी और उसके चेहरे पर एक मीठी सी स्माइल थी।
थी। इस शादी की तैयारी के लिए बहुत मेहनत लगी है, इसलिए मैं एक आराम की छुट्टी चाहती थी। हमारी दोनों फैमिलीज की भी यही ख्वाहिश है कि हम जल्दी एक दूसरे के क्लोज आ जाएं, और मुझे लगता है कि हनीमून इसके लिए एक बेस्ट आइडिया है। तुम्हें क्या लगता है? उसका इतना प्यारा और सच्चा टोन सुनकर मैंने पहले से जो बहाने तैयार रखे थे वो मेरे गले में ही अटक गए। सच कहूं तो बाई निंगबिंग एक बहुत ही अच्छी बीवी थी जो हर वक्त मेरी चॉइस को रिस्पेक्ट देती थी। हनीमून मेरे लिए ऐसा कोई मैटर नहीं करता था, पर मैं इतनी छोटी सी बात के लिए उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, तो मैंने हाँ बोल दिया। मेरे इस आंसर को पाकर बाई निंगबिंग के चेहरे पर एकदम चमकती हुई स्माइल आ गई। तो जब तुम अपने प्रोजेक्ट से फ्री हो जाओगे तब टाइम निकाल कर मैं सब कुछ सेट कर लूंगी। उधर लियू रुयान पूरा दिन फैंग ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे खड़ी वेट करती रही। तब जाकर उसने मुझे देखा। वो मेरे पीछे पीछे रेस्टोरेंट तक आई और एक टेबल लेकर बैठ गई। वो एक मौका ढूंढ रही थी मुझसे अकेले में मिलने का, पर पूरी रात मैं अपनी सीट से उठा ही नहीं। बाई निंगबिंग के साथ बातें करते, हंसते और एक दूसरे को खाना सर्व करते देखकर उसको जैसे आग लग गई थी। टेबल पर आए खाने को 2 घंटे हो गए थे, पर उसने एक बाइट तक नहीं खाया। उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ मेरे उस मुस्कुराते चेहरे पर गड़ी हुई थी। बड़ी मुश्किल से जब मैं वॉशरूम के लिए उठा तो लियू रुयान जल्दी से उठकर पीछे आई। उसने हॉलवे में मुझे आवाज दी, तुमने बाई निंगबिंग से शादी के लिए क्यों हाँ कहा? इस पहचानी हुई आवाज को सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरी आंखों में एक झलक का सरप्राइज था। अगर मुझे ठीक से याद है तो हमारा ब्रेकअप हो चुका है ना? मैं शादी करूं या ना करूं इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? मेरी इस बेपरवाह टोन से लियू रुयान को लगा जैसे उसकी कोई औकात ही नहीं। उसका दिल गुस्से से फट रहा था। पर फैंग और बाई फैमिली की शादी 1 महीने पहले ही फिक्स हो गई थी। उस वक्त तो हमारा ब्रेकअप भी नहीं हुआ था और तुमने तभी अपना अगला शिकार ढूंढ लिया था। मैंने अपने हाथ बांधे और उस पर एक सार्कास्टिकली ग्लांस मारा। मेरी टोन अभी भी एकदम ठंडी थी। मैं पिछले 1 महीने से ही दिल्ली वापस आकर शादी करने का प्लान बना रहा था। इसमें इतना कलेश किस बात का? जब तुम 7 साल से सॉन्ग जिनियन के 28वें बर्थडे पर ब्रेकअप करने का प्लान बना सकती हो, तो मैंने अगर 1 महीने पहले से अपने लिए नया रास्ता बना लिया तो इसमें क्या गलती है? मेरी 2 लाइन्स ने लियू रुयान की आवाज बंद कर दी। उसने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली, अपने सीने में उठ रहे पछतावे और उस नाउमीदी को दबाया और अपनी इनोसेंस साबित करने की कोशिश करने लगी। मेरा और उसका मैटर वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मुझे पता है वो मुझसे प्यार नहीं करता, पर हम दोनों ने इतने साल का साथ गुजारा है और हमारे बीच एक प्रॉमिस था, इसलिए वो मेरे दिल की एक जिद बन गया था। पर मैं सच में हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। दिल्ली आते वक्त मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ बुलवाने की भी तैयारी कर ली थी। मैंने एंगेजमेंट रिंग तक चुन ली थी। क्या तुम एक बार मेरा ट्रस्ट नहीं कर सकते? ये सारी फालतू बातें सुनकर मुझे सिर्फ हंसी आ रही थी। उसने जब तुम्हें धक्के मार के निकाल दिया तब तुम्हें अपने इस बैकअप प्लान की याद आई? अफसोस की बात है, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। लियू रुयान, जाओ और जाकर सॉन्ग जिनियन को ही प्रपोज करो। क्या पता इस बार वो हाँ बोल दे। मेरी आवाज में साफ साफ मौकरी और घिन थी, जिसे सुनकर लियू रुयान को और ज्यादा दर्द हो रहा था। वो एक कदम आगे आई और उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर मैंने पीछे हटकर अवॉइड कर दिया। उसने मुझे कभी भी पसंद नहीं किया था। पहले मैं सच में पागल थी, जिसे उसका असली चेहरा नहीं दिखा। जब तक उसकी बर्थडे पार्टी नहीं हुई मुझे ये क्लियर नहीं हुआ कि इन 7 सालों में मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। मैं सच में बस तुमसे ही शादी करना चाहती थी। पहले मुझे लगता था कि भले ही वो 2 नाव में पैर रख रही है, पर उसके अंदर थोड़ी सी तो सच्चाई है। पर अब उसकी ये सब बातें सुनकर मुझे अचानक घिन आने लगी थी। तुम इस बात से चिढ़ती हो ना कि उसने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया। इस बात से नफरत है कि उसने तुम्हें सिर्फ एक बैकअप बनाकर रखा। तुम्हें लगता है ना कि तुमने उसके लिए 10 साल वेट किया और तुम्हारा ये सच्चा प्यार भगवान भी देख रहा है। तुम तो खुद अपनी इस कुर्बानी पर इमोशनल होकर रोने वाली हो। पर उससे नफरत करते टाइम क्या तुमने कभी 1 सेकंड के लिए भी सोचा है कि अंदर से तुम भी सॉन्ग जिनियन जैसी ही हो? उसने तुम्हें हाँ नहीं बोला तो तुम्हें ये बात चुभती है। तुम दोनों एक ही थाली के चटे बटे हो। तो फिर मेरे सामने ये धोखा खा गई और पछतावा हो रहा है वाला रोना धोना क्यों कर रही हो? एक ही झटके में लियू रुयान के चेहरे का रंग उड़ गया और वो एकदम सफेद पड़ गई। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो इस वक्त क्या फील कर रही है और मैं वहां खड़े रहकर उसके साथ और कलेश नहीं करना चाहता था। मैं मुड़ा और हॉल की तरफ चलने लगा। जब हम दोनों एक दूसरे के बगल से गुजरे तो लियू रुयान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने झटके से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरा सब्र भी अब जवाब दे चुका था। मैंने जोर से उसका हाथ झटक दिया। तभी मेरे सिर के ऊपर लगा एक पुराना और खराब झूमर चर्रर की आवाज के साथ टूट गया और सीधा मेरे सिर पर गिरने लगा। उस मौत के आने वाले सेकंड में लियू रुयान ने बिना सोचे मुझे धक्का देकर साइड कर दिया। कई किलो भारी वो लोहे की लाइट सीधा उसके कंधे पर आकर गिरी और वहां से खून के छींटे उड़ गए। धक्का खाकर कुछ मीटर दूर गिरे मुझे वहां ठीक टाइम पर आई हुई बाई निंगबिंग मिल गई। मुझे रहा नहीं गया और मैंने पीछे पलटकर देखा। एक ही झलक में मैंने लियू रुयान को खून के तालाब में गिरे हुए देखा। वो दर्द के मारे एकदम सिकुड़ गई थी। अपने लेफ्ट हाथ से उसने अपने राइट कंधे को जोर से दबा रखा था जहां से खून निकल रहा था और दर्द की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था।
आवाज सुनकर भागते हुए आए वेटर्स जल्दी से लियू रुयान की चोट चेक करने लगे। बाई निंगबिंग ने भी टेंशन में मुझसे पूछा कि कहीं मुझे तो चोट नहीं आई। जब उसने कंफर्म कर लिया कि मैं एकदम ठीक हूँ तो उसने चैन की सांस ली और मुझे सहारा देकर इस कलेश वाली जगह से निकाल ले गई। मेरा दिमाग पहले ही हिला हुआ था तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और उसके सहारे नीचे आ गया। हम दोनों को एक साथ वहां से जाते हुए देखकर जमीन पर पड़ी लियू रुयान ने अपने होंठों को जोर से काट लिया। वो कोई आवाज नहीं निकालना चाहती थी पर उसके गले से निकलने वाली सिसकियां रुक ही नहीं रही थी। उसने पूरी नाउमीदी के साथ अपनी आंखें बंद की और उसके दिमाग में ढेर सारी पुरानी यादें घूमने लगी। जब उसके पेट की बीमारी का अटैक आता था तो मैं एक सेकंड के लिए भी उससे दूर नहीं जाता था। बहुत सारे डॉक्टर्स को कॉल करता था और हर टाइम उसकी तबीयत का ध्यान रखता था। जब वो किसी दीवार से टकरा जाती थी और उसके हाथ पर नीला निशान पड़ जाता था तो मैं तुरंत जाकर कुछ अंडे उबाल कर लाया करता था और धीरे धीरे रगड़कर उसकी सेक करता था और मेरी आंखों में उसके लिए पूरा दर्द होता था। जब उसे रात को नींद नहीं आती थी तो मैं अपनी नींद को जबरदस्ती रोकर उसके साथ बैठकर अलग अलग लाइट म्यूजिक सुनता था और उसे नींद आने वाली ऐसी कोई सूप बनाकर पिलाता था। पहले उससे जुड़ी हुई हर छोटी चीज पर मैं पूरी जान लगाता था और आज जब वो मेरी जान बचाने के चक्कर में इतनी बुरी तरह जख्मी पड़ी थी तो मैंने कोई रिएक्शन तक नहीं दिया और खुलेआम किसी और लड़की के साथ वहां से चला गया। इस पल तक आते आते लियू रुयान को आखिरकार यकीन हो गया कि अब का मैं वो आदमी नहीं था जिसे वो जानती थी। मैं अब उसे अपनी इकलौती दुनिया नहीं मानता था और ना ही अब मैं उससे प्यार करता था। नए शादी वाले घर पहुंचने के बाद मेरा मूड धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। मैं सोफा पर लेटा था और सामने लाई हुई गर्म चाय पी रहा था। अभी जो कुछ भी हुआ था उसे याद करके मेरा दिल अभी भी थोड़ा धक धक कर रहा था। मैं बस बाई निंगबिंग के सामने थोड़ी भड़ास निकालने ही वाला था कि झटके से मैंने देखा कि वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर मेरे सामने बैठ गई। मैंने अपनी आंखों से अपनी पूरी बॉडी को ऊपर से नीचे तक चेक किया पर मुझे कोई भी जख्म नहीं दिखा तो उसके इस काम पर मुझे और भी अजीब लगा। तुम ये फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ क्यों लाई हो? बाई निंगबिंग ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे से मेरे टखने की तरफ इशारा किया। मेरी नजर वहां गई तब जाके मुझे पता चला कि मेरी हील के पीछे कांच के टुकड़े लगने से थोड़ी सी स्किन छिल गई थी। उसने कॉटन स्वैब उठाई और उस पर थोड़ा अल्कोहल लगाया। उसकी आवाज बहुत ही सॉफ्ट थी। शायद थोड़ा दर्द होगा। इतनी छोटी सी चोट पर तो मैं नॉर्मल दिनों में घंटा ध्यान नहीं देता तो उसको इतना टेंशन में देखकर मुझे थोड़ी शर्म आई। इतनी छोटी सी चोट है, ठीक नहीं भी किया तो चलेगा। बोल तो मैंने दिया पर जैसे ही अल्कोहल उस चोट पर लगा मैंने सर करके एक ठंडी सांस खींची। साफ करने के बाद बाई निंगबिंग ने एक बैंडेड निकाला और चोट पर लगा दिया और ध्यान रखने को बोलती रही। मैं भी किसी से थोड़ा वाटरप्रूफ सामान मंगवाती हूँ। इन 2 दिनों में जब तुम नहाओ तो उसे पहन लेना। थोड़ा ध्यान रखना, चोट पर पानी मत लगने देना। अगर बाहर जाना हो तो चप्पल पहन लेना। मैं बचपन से ही घर से दूर अपनी बुआ के पास रहा था। देश वापस आने के बाद 4 साल कॉलेज और 6 साल का रिलेशनशिप सब कुछ मैंने बाहर अकेले ही गुजारा था। ये पहली बार था जब कोई मेरे जिस्म की इतनी छोटी सी चोट के लिए इतना बड़ा बवाल कर रहा था। शौक होने के साथ साथ मैं माहौल को थोड़ा लाइट करना चाहता था तो मैंने एक छोटा सा मजाक किया। इतनी टेंशन मत लो, क्या पता जब तक तुम्हारा सामान आए मेरी चोट ही ठीक हो जाए। बाई निंगबिंग ने अपनी आंखें उठाई और मुझे एकदम फोकस करके देखने लगी। उसके चेहरे पर ऐसा सीरियसपन था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। आज तुम्हें जो चोट लगी है वो मेरी केयरलेसनेस की वजह से है। मैं अपनी गलती से पीछे नहीं हट सकती। अगर चोट है तो दर्द तो होगा ही। मैं नहीं चाहती थी कि इतना बड़ा झटका खाने के बाद तुम्हारी बॉडी को और कोई तकलीफ हो, इसलिए मैं इतनी बकवास कर रही हूँ। पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखने में कोई नुकसान नहीं है। बस एक बार मेरी बात मान लो। पता नहीं उसकी आवाज इतनी सच्ची थी इसलिए या उसकी आंखों में वो दिखने वाला गिल्ट था, मेरे दिल के तार छिड़ गए थे और वो अंदर ही अंदर धक धक कर रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हुई उसकी आंखों में सीधा देखने की। मैंने नजरें झुका ली और हल्के से हाँ में सिर हिलाया। बाई निंगबिंग के फर्स्ट एड बॉक्स लेकर वहां से जाने के बाद मुझे तांग जिंगरान का कॉल आया। फेंग युआन, रुयान तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में इतनी बुरी तरह जख्मी हो गई है और तुम उसे एक बार देखने तक नहीं आए। उसका ऐसे बिना किसी बात के मुझे ब्लेम करना सुनकर मैं भी खुद पर ये गंदा कीचड़ नहीं उछलने देना चाहता था। मैंने एक ठंडी हंसी हंसी। अगर वो मेरे पीछे पड़कर मेरा हाथ पकड़ के नहीं रखती तो वो लाइट मेरे सिर पर गिरती ही नहीं। उसका चोट लगना उसकी अपनी खुद की गलती है। इसमें तू मेरे सिर बिल क्यों फाड़ रही है? जो भी हो, उसने मौत के वक्त क्या तुम थोड़ा सा भी पुराना प्यार याद नहीं रख सकते? मैं सच में इसकी इस बेशर्मी और सच को झूठ में बदलने की औकात की दाद देता हूँ। मेरा अब अचानक मेरी नजर अपने पैर पर लगे बैंडेड पर पड़ी तो मैंने सीधा एक झूठ बोल दिया। मैं उसे देखने आना तो चाहता हूँ पर मेरे पैर पर भी चोट लगी है। अभी मैं बाहर नहीं निकल सकता। फोन पर 10 से 15 सेकंड का सन्नाटा छाया रहा। तांग जिंगरान ने अपना गला साफ किया और एक नई डिमांड सामने रख दी। नहीं आ सकते तो ठीक है पर एहसान तो चुकाना पड़ेगा ना। मैंने सुना है कि 1 महीने बाद
यून दाओ प्रोजेक्ट की ओपनिंग पार्टी है, तुम अपने सेक्रेटरी को बोलकर कुछ इनविटेशन कार्ड्स भिजवा दो तो हिसाब बराबर समझेंगे। तो ये गेम चल रहा था इसके दिमाग में। मुझे हंसी आ गई और मैंने ऐसे ही कैजुअल होके हाँ बोल दिया। फोन काटने के बाद मैंने बुआ को 2-4 मैसेज किए और इस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स पूछी और फिर उनको बोला कि कल मेरे पास कुछ इन्विटेशन कार्ड्स भिजवा दे। अगले कुछ दिनों तक मैं चाहे कुछ भी करने जाऊं, बाई निंगबिंग मेरे पीछे पीछे आती रही। शुरू में मैं उसे समझाता था कि वो जाकर अपना कोई काम कर ले, पर वो हर बार शादी की छुट्टी वाला बहाना देकर मुझे चुप करा देती। धीरे धीरे मुझे फील होने लगा कि जब तक बाई निंगबिंग मेरे पास है, काम में चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए, वो हमेशा सही टाइम पर एकदम कड़क आइडिया दे देती थी। मुझे भी अब उसके साथ रहने की आदत हो चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे के बहुत जल्दी क्लोज आने लगे थे। देर रात को अगर मुझे ओवर टाइम करना होता तो बाई निंगबिंग अपना लैपटॉप लेकर मेरे पास ही बैठ जाती और शांति से अपना काम करती रहती। कभी उसे बाहर जाना होता तो वो सबसे पहले मुझे रिपोर्ट करती, काम क्या है, कहाँ जाना है और वापस कब आएगी, सब एकदम क्लियर बता कर जाती। छुट्टी वाले दिन वो मेरे साथ डेट पर घूमने जाती। उसने मुझे बहुत सारी नई, अजीब और मजेदार जगहों और चीजों से मिलवाया। आधा महीने बाद चाइनीज न्यू ईयर स्प्रिंग फेस्टिवल आया। फैंग और बाई फैमिली ने प्लान बनाया कि सब एक साथ मिलकर नया साल मनाएंगे। दोनों फैमिलीज के 10 से 15 लोग एक साथ बैठकर मजाक और बातें कर रहे थे। बातों बातों में उनका टॉपिक घूम फिरकर हम नए शादीशुदा जोड़े पर ही आ जाता था। मॉम एकदम सुकून से अपने पास बैठे हम दोनों को देख रही थी। युआन का ये जिद्दी दिमाग बिल्कुल इसकी बुआ जैसा है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने इसे बीजिंग बुलाया, पर इसने साफ मना कर दिया। बोल रहा था कि अकेले बाहर स्ट्रगल करेगा। मैं तो इससे हार गई। निंगबिंग बेटा, अगर ये कहीं कोई गड़बड़ करे तो तू थोड़ा संभाल लेना। मॉम सबके सामने मेरी ऐसी बेइज्जती कर रही थी। मैं बस अपनी सफाई में कुछ बोलने ही वाला था कि बाई निंगबिंग ने एक छिला हुआ संतरा मेरे हाथ में रख दिया और हंसते हुए बोली, आप ज्यादा बोल रही हैं आंटी। युआन जिद्दी कहाँ है? मुझे तो लगता है वो बहुत इंडिपेंडेंट है और अपने फैसले खुद ले सकता है। आगे चलकर बुआ के साथ मिलकर वो फैंग फैमिली का पूरा बोझ आराम से उठा लेगा। बल्कि मुझे उससे और सीखना पड़ेगा ताकि मैं उसके रास्ते की रुकावट ना बनूं। उसके इतना बोलते ही बाई फैमिली वाले भी तारीफ करने लगे, जिससे मॉम की हंसी रुक ही नहीं रही थी और उनकी आवाज में खुशी भर आई। अगर तुम दोनों की आपस में जमेगी तो हम बड़ों को और क्या चाहिए। अगर जल्दी से एक बच्चा हो जाए ना तो हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। बाकी सब बड़े बुजुर्ग भी ये सुनकर मजे लेने लगे। मेरा चेहरा और कान शर्म से पूरे लाल हो गए। बाई निंगबिंग ने मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन देख लिया था तो उसने जल्दी से मुझे बचाने के लिए मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गार्डन में खींच ले गए। ठंड की हवा पड़ने के बाद मेरे चेहरे का कलर धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। बाई निंगबिंग के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आई और उसने खुद आगे बढ़कर टॉपिक बदला। कल जो डिनर पार्टी है, क्या तुम भी उसमें जा रहे हो? लियू रुयान के पास जो इन्विटेशन कार्ड है वो मैंने ही भेजा है। मुझे वहां जाकर उस पर नजर रखनी होगी और साथ ही ये भी देखना होगा कि वो आखिर प्लान क्या कर रही है। तो क्या कोई एक्स्ट्रा इनविटेशन कार्ड बचा है? मुझे भी एक दे दो। ये सुनकर मैंने सरप्राइज में सिर उठाकर उसे देखा। ये प्रोजेक्ट ठीक ठाक तो है, पर तुम और बड़ी बहन आजकल युआन चुआन वाले प्रोजेक्ट में बिजी नहीं हो क्या? इतने क्रूशियल टाइम पर भी तुम यहाँ आकर इन्फॉर्मेशन निकालने का सोच रही हो? बाई निंगबिंग समझ गई कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो उसने जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाई और जवाब दिया, ऑफ कोर्स मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस फेस्टिवल का टाइम है और करने को कुछ नहीं था तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ चलकर थोड़ा घूम आऊं। मैंने समझते हुए हाँ में सिर हिलाया। फिर याद आया कि मेरे पास सिर्फ एक ही इनविटेशन कार्ड बचा है तो मैं उसे साथ लेकर नीचे बुआ के पास चला गया। यून दाओ प्रोजेक्ट की डिनर पार्टी बीजिंग के सबसे बड़े होटल में फिक्स की गई थी। शाम 7 बजे प्रोजेक्ट का इंचार्ज धीरे धीरे स्टेज पर आया और उसने अनाउंस किया कि पार्टी ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। फैंग फैमिली की गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई थी तो हम लोग आधा घंटा लेट पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खुला, फैंग ज्यू को उन लोगों ने घेर लिया जो गेट पर उन्हीं का वेट कर रहे थे। जैसे भूखे कुत्ते हड्डी पर टूट पड़ते हैं। इतनी भीड़ देकर मेरा भी इस कलेश में घुसने का कोई मूड नहीं था तो मैंने बाई निंगबिंग का हाथ पकड़ा और भीड़ से बचकर हॉल में अंदर आ गया। हम दोनों वैसे भी प्रोजेक्ट के लिए नहीं आए थे तो हम मजे से और आराम से पूरे हॉल में घूमने लगे, खाने और रेड वाइन का मजा लेने लगे। सेकंड फ्लोर पर खड़ी लियू रुयान के हाथ में शैंपेन का ग्लास था। वो रेलिंग पर टेक लगाए खड़ी थी और उसकी नजर सीधा मुझ पर और बाई निंगबिंग पर पड़ी जो एक दूसरे के कान में बातें कर रहे थे। इस एक महीने में उसने बहुत कुछ सोचा था। मैं अब उससे पूरी तरह मूव ऑन कर चुका था। मैं फैंग फैमिली से था और मेरी शादी बाई निंगबिंग से हुई थी। इन दोनों फैमिलीज में से कोई भी ऐसी नहीं थी जिससे पंगा लेने की उसकी औकात हो। इसीलिए वो बार बार खुद को समझाती थी कि उसे पुरानी बातें भूल जानी चाहिए और रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। पर इतना खुद को समझाने के बाद भी
जब उसने हम दोनों को अपने सामने इतने क्लोज और रोमांटिक तरीके से देखा तो उसके दिल में फिर से गुस्सा और जलन भड़क उठी। उसका चेहरा एकदम काला पड़ गया। पास ही खड़ा सॉन्ग जिनियन भी उसकी नजर फॉलो करता हुआ मुझे देखकर चमक उठा। उसने जिया यूवेई का हाथ पकड़ा और सीधा ग्राउंड फ्लोर की तरफ चल दिया। तांग जिंगरान ने ये देखा तो उसने लियू रुयान को पकड़ा और वो दोनों भी उनके पीछे चल दिए। चारों लोग भीड़ से होते हुए मेरे पास आए। उनमें से सिर्फ जिया यूवेई ही बाई निंगबिंग को जानती थी, तो उसने आगे बढ़कर विश किया। थर्ड मिस, लॉन्ग टाइम नो सी। सुना है आपकी कुछ दिन पहले ही ग्रैंड शादी हुई है। हैप्पी न्यूलीवेड लाइफ। भले ही बाई निंगबिंग इन दोनों को झेल नहीं सकती थी, पर ऐसे फंक्शन में उसने अपना क्लास और मैनर्स मेंटेन रखे। उसने हल्के से सिर झुकाकर रिस्पॉन्ड किया। जब ये दोनों आकर बैठे तो माहौल फिर से ऑकवर्ड हो गया। जिया यूवेई को समझ नहीं आया कि अब क्या बोले, तो उसने सॉन्ग जिनियन को इशारा किया। उसने जल्दी से आगे बढ़कर मुझे हाथ हिलाया। युआन ब्रो, मुझे पहचाना? हम लोग 2 महीने पहले ही तो मिले थे। उसका ये फालतू का ओवर फ्रेंडली एटीट्यूड देखकर मैंने बस एक हल्की सी स्माइल दी। मिस्टर सॉन्ग, लॉन्ग टाइम नो सी। उसकी आवाज सुनकर लियू रुयान ने आखिरकार अपना सिर उठाया और ठीक उसी वक्त उसकी नजर मेरी एकदम ठंडी और बेरुख नजर से टकराई। उसमें जबरदस्ती एक स्माइल बनाई। लॉन्ग टाइम नो सी। सुना था उस दिन तुम्हें चोट लग गई थी, अब ठीक हो? तुम्हारी दुआ से रिकवरी अच्छी हो गई है। मेरे इस ताने वाले टोन ने लियू रुयान के दिल पर एक झटका मारा और उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिखने लगा। वो चाहती थी कि कुछ एक्सप्लेन करे, पर इससे पहले कि उसके मुंह से एक शब्द निकलता, बाई निंगबिंग ने बीच में ही टोक दिया। मैं और युआन बुआ के साथ इस पार्टी में आए थे। मुझे नहीं पता था कि तुमसे यहाँ मुलाकात हो जाएगी यूवे। न्यू ईयर के टाइम पर इतनी दूर से फ्लाइट लेकर बीजिंग आए हो, क्या कोई खास काम था? ये सुनकर तांग जिंगरान ने जल्दी से जिया यूवे का हाथ दबाया, इशारा किया कि यही चांस है। हमारी फैमिलीज को भी युनदाओ प्रोजेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो सोचा एक बार आकर देख लें। सुना है कि युआन की बुआ इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज है। पता नहीं निंगबिंग, क्या तुम हमारी पुरानी दोस्ती की खातिर थोड़ी मदद करके हमें उनसे मिलवा सकती हो? बाई निंगबिंग ने उसे तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने सिर उठाकर मुझे देखा जैसे मेरी परमिशन ले रही हो। हम दोनों ने आंखों ही आंखों में बात की और फिर मैंने आराम से बोला, मैं और निंगबिंग मदद तो करना चाहते हैं, पर तुम लोग खुद देख रहे हो मेरी बुआ इस वक्त इतनी बिजी हैं कि उन्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं है। मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल होगा। तीनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि इसका मतलब साफ नो था। वो लोग भी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहते थे, तो उन्होंने इधर उधर की थोड़ी बातें की और वहां से निकल गए। सिर्फ लियू रुयान वहीं खड़ी रही। वो मुझे घूरती रही और ऐसा लगा जैसे कुछ कहना चाहती हो पर बोल नहीं पा रही हो। मेरा उससे बात करने का कोई मूड नहीं था, तो मैंने बाई निंगबिंग का हाथ पकड़ा और वहां से निकल लिया, पर वो किसी भूत की तरह हमारी पीठ के पीछे चलती रही। हॉल से निकलकर 3rd फ्लोर तक और वहां से गार्डन तक वो पीछे पीछे आई। जब बाई निंगबिंग ने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उसने अपने कदम रोके, पलटकर गुस्से वाले चेहरे से लियू रुयान को देखा। मिस लियू लगातार मेरा और मेरे हस्बैंड का पीछा कर रही हैं, क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? तब जाके लियू रुयान को रियलाइज हुआ कि उसकी हरकत कितनी चीप लग रही थी। उसने जल्दी जल्दी माफी मांगी। सॉरी, मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। इस घटिया से बहाने को सुनकर बाई निंगबिंग हल्के से हंस पड़ी, पर उसकी आवाज में एक ठंडक थी। एक आध बार कंफ्यूजन हो तो समझ आता है, पर हमेशा पागल मत बने रहना। युआन शायद पुराने टाइम को याद कर ले, पर मेरा और लियू फैमिली का कोई लेना देना नहीं है, तो ये पुरानी दोस्ती वाली बकवास मुझ पर काम नहीं करेगी। उसकी इस धमकी ने लियू रुयान के दिल को एकदम नीचे गिरा दिया। उसे पता था कि बाई फैमिली की पावर क्या है। अगर बाई निंगबिंग ने गुस्से में आकर 2 लाइन बोल दी तो लियू फैमिली किसी भी दिन शंघाई से साफ हो सकती थी। लियू रुयान अपनी पूरी फैमिली को इस रिस्क में नहीं डाल सकती थी कि वो उससे बहस करे। उसे गुस्से का ये घूंट पीना ही पड़ा और मुड़कर वापस हॉल की तरफ चली गई। अभी वो अंदर पहुंची भी नहीं थी कि उसे हॉल से बवाल की आवाज सुनाई दी। उन सब में तांग जिंगरान की आवाज सबसे क्लियर सुनाई दे रही थी। आपके भतीजे की हमसे दोस्ती है, कम से कम उसकी खातिर थोड़ी तो इज्जत रख लीजिए। हमने रिस्पेक्ट में जो वाइन ऑफर की है, क्या आप वो पी भी नहीं सकती? भले ही उसे नहीं पता था कि अंदर क्या चल रहा है, पर जैसे ही उसने ये आवाज सुनी उसे समझ आ गया कि मामला खराब हो चुका है। वो तेजी से भागकर अंदर गई। जैसे ही वो भीड़ को चीरकर सेंटर में पहुंची, उसके मुंह से डायरेक्टर फैंग सॉरी निकलने ही वाला था कि उसने देखा फैन जियू ने फोन उठाकर सिक्योरिटी को बुला लिया था। एकदम से पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। बाकी सारे मेहमान अब मजे ले रहे थे और उन चारों पीले पड़े चेहरों को घूर रहे थे। जिनकी बेइज्जती हुई थी वो फैन जियू का चेहरा भी एकदम गुस्से से लाल था। उसने किसी की कोई इज्जत नहीं रखी। सबके सामने उसने जोर से अनाउंस किया, आज युनदाओ प्रोजेक्ट की स्टार्टअप पार्टी है। ये कोई बैकडोर का रास्ता नहीं है। जब आप सबके पास इनविटेशन कार्ड्स थे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुनेंगे। इन लोगों की तरह घटिया शॉर्टकट्स लेने की कोशिश मत करना, वरना जब पार्टी से धक्के मारकर निकाला जाएगा
तो ये मत कहना कि फैन जियू ने किसी की इज्जत नहीं रखी। जब 10 से 15 सिक्योरिटी गार्ड्स उन चारों को पकड़कर बाहर निकाल रहे थे, तब ठीक उसी वक्त मैं बाई निंगबिंग को लेकर वापस आया। हम दोनों पति पत्नी गेट पर रुक गए और इस नजारे को देखते रहे। हम दोनों की आंखों में हंसी साफ दिख रही थी। हॉल में से एंकर की आवाज आई, जिससे लगा कि शायद प्रोजेक्ट की मीटिंग शुरू होने वाली है। कलेश करने वालों को निकाल दिया गया था और मेरा भी यहाँ रुकने का कोई मन नहीं था, तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और घर जाने को कहा। बाई निंगबिंग वैसे भी मेरी हर बात मानती थी। उसने फैन जियू को एक मैसेज किया और गाड़ी निकालकर हम वहां से चल दिए। इन कुछ दिनों से हम दोनों पुराने वाले घर में ही रह रहे थे। घर के सारे सर्वेंट्स फेस्टिवल मनाने अपने घर गए थे, तो पूरा घर खाली पड़ा था। हम दोनों सोफा पर सिकुड़ कर एक मूवी देख रहे थे। रात के 12 बजने वाले थे कि मुझे अचानक तांग युआन स्वीट राइस बॉल्स खाने का मन हुआ। एक तो फेस्टिवल, ऊपर से आधी रात। आसपास की सारी दुकानें और डिलीवरी सर्विसेज बंद हो चुकी थी। फोन पर नॉट डिलीवरेबल लिखा देखकर मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। मेरे उदास चेहरे को देखकर बाई निंगबिंग के होठों पर एक मीठी सी स्माइल आई। वो उठी और किचन में चली गई। उसने कबर्ड से ग्लूटिनस राइस फ्लोर का एक पैकेट निकाल लिया। उसे ये करते देखकर मैं क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट के साथ उसके पास गया। तुम्हें तांग युआन बनाना आता है? बाई निंगबिंग ने जब मुझे आटे के साथ खेलते देखा तो उसे समझ आ गया कि मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ, तो उसने 2 एप्रन निकाले और एक मुझे पहना दिया। तुम कोई ट्यूटोरियल वीडियो ढूंढ लो, शायद ये इजी ही होगा। मुझे लगा वो बिल्कुल ठीक कह रही है, तो मैंने जल्दी से फोन निकाला। हम दोनों ने ट्यूटोरियल देकर 1 घंटे से ज्यादा मेहनत की, तब जाके मुश्किल से एक बड़ा और एक छोटा अजीब शेप्स के तांग युआन बनाए। जब पानी उबल गया तो मैं तांग युआन डालना चाहता था। बाई निंगबिंग को डर था कि कहीं मेरा हाथ न जल जाए, तो उसने तुरंत प्लेट ले ली और मुझे 2 बाउल्स लाने को भेज दिया। घर में राइस वाइन नहीं थी, तो उसने टेस्ट के लिए थोड़ा ब्राउन शुगर डाल दिया। जब दोनों बॉल बाहर लाए गए तो 12 बज चुके थे। मैंने चम्मच से अपने बॉल में सबसे बड़ा तांग युआन उठाया और उसके सामने शो ऑफ करने लगा। सबसे बड़ा मेरे पास है, लगता है इस साल मेरा गुड लक आने वाला है। बाई निंगबिंग मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। मैंने एक बाइट लिया। मेरे चेहरे पर जो खुशी थी वो कुछ सेकंड के लिए जम गई और फिर वापस ठीक हो गई। मेरे एक्सप्रेशन में ये चेंज देखकर बाई निंगबिंग ने हंसते हुए पूछा, टेस्ट अच्छा नहीं है क्या? मेरी आंखें इधर उधर तेज घूमी। मैंने जोर से हाँ में सिर हिलाया और फिर मैंने चम्मच उसके सामने करके उकसाना शुरू किया। बहुत टेस्टी है, ट्राई करोगी? बाई निंगबिंग ने बस एक झलक देखी और समझ गई कि जो आलू जैसा बड़ा तांग युआन मैंने बनाया था वो अंदर से कच्चा था। पर उसने 1 सेकंड भी सोचा नहीं और सिर झुकाकर आधा तांग युआन खा लिया। जब मैंने देखा कि वो फंस चुकी है तो मेरी हंसी छूटने वाली थी। मैंने जल्दी से अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। मजा आया ना? मेरी आवाज में उसके कच्चा खाने पर लेने वाले मजे साफ थे, पर बाई निंगबिंग के चेहरे पर तो ऐसा एक्सप्रेशन आया जैसे उसने क्या ही अमेजिंग चीज खा ली हो। उसने थम्स अप दिखाया। सॉफ्ट है, मीठा है, मेरे टेस्ट के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट। ये बोलते वक्त उसकी आंखें चमक रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच बोल रही है या झूठ, पर मुझे अपने टेस्ट बड्स पर भरोसा था। मैंने सीधा चम्मच नीचे रखा, एक हाथ से उसके चिन को पकड़ा और उसका मुंह खोलने लगा। बाई निंगबिंग ने सीधा अपने मुंह का सब कुछ निगल लिया। बड़ी मुश्किल से जब मैंने उसका मुंह खोला तो अंदर कुछ नहीं था। मेरे चेहरे पर डिसअपॉइंट होने का नाटक दिख रहा था। वो पक्का कच्चा था, तुमने झूठ बोला। ऐसे ही लड़ते झगड़ते हम दोनों सोफा से नीचे गिर गए। हम सीधा कारपेट पर जा गिरे। फेस टू फेस, नाक से नाक टकरा रही थी। हवा में एकदम अजीब सा रोमांस और आग का माहौल बन गया था। इतने पास थे कि मैं अपने ही सीने में दिल के जोर से धड़कने की आवाज सुन पा रहा था। मेरा दिमाग कह रहा था कि ऐसी सिचुएशन में मुझे उसे छोड़ देना चाहिए, पर जब एक्शन लेने की बारी आई तो मेरा हाथ हटाने का मन ही नहीं किया। जैसे जैसे टाइम बढ़ा हम दोनों की सांसें तेज होने लगी। हमारी बॉडी जो एक दूसरे से चिपकी थी उसका टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। बाई निंगबिंग मेरी आंखों में अपना खुद का रिफ्लेक्शन देख पा रही थी। उसे रहा नहीं गया, उसने हाथ उठाकर मेरी लंबी आईलैशेस को छूना चाहा और फिर उसने सीधा अपनी आंखें बंद कर ली। कभी कभी किसी चीज को मना ना करना ही सबसे बड़ा हाँ होता है। मैं इस बात को अच्छे से जानता था। मैंने झुककर हल्के से उसके कान के पास जाते हुए पूछा, क्या हम? मेरे इतने हल्के से पूछने पर भी बाई निंगबिंग को लगा जैसे उसके दिल की धड़कन ही रुक गई हो। वो समझ गई थी कि मेरा मतलब क्या है। उसे लगा जैसे उसकी पूरी बॉडी में आग लग गई है। उसने हल्के से हाँ में सिर हिलाया। अगले ही सेकंड पूरी दुनिया घूम गई। वो मेरी बाहों में थी। होठों के टकराने पर हमारी सांसें आखिरकार एक हो गई और आज की रात अभी बहुत लंबी होने वाली थी।